नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि सबको पता है कि आजकल जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उन पर एक विवाद जो कि मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। 14 मार्च 2025 होली के दिन उनके सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबरें सामने आई थीं। अब तो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना के दौरान का वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया है और उस वीडियो के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि 500 नोटों के जो पहाड़ लगा हुआ था उनके घर में, वो पहाड़ जलकर कालिख में परिवर्तित हो चुका है। मैं इसका वीडियो इस वीडियो के अंत में अटैच कर दूंगा, ज़रूर उसे देखिएगा। इस घटना ने न्यायपालिका में हलचल मचा दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके स्थानांतरण और जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 23 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा से संबंधित एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट में उनके आवास से मिले जो नोट हैं उसका भी जिक्र है। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को हालांकि तो साजिश करार दिया है और दावा किया है कि यह नकदी उनकी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू करवा दी है। इसके साथ ही उन्हें न्यायिक दायित्वों से हटा दिया गया है। जब तक ये जांच चलेगी तब तक वो किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर पाएंगे किसी भी कोर्ट के अंदर, और उनका प्रस्तावित जो ट्रांसफ़र था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। जांच के लिए 3 न्यायाधीशों का एक पैनल गठित किया जा चुका है। दूसरी ओर अगर कुछ शुरुआती खबरों को देखा जाए तो दिल्ली अग्निशमन विभाग और सुप्रीम कोर्ट ने कैश बरामदगी की सूचनाओं को अफवाह बताया था, लेकिन जो आज की ताज़ा रिपोर्ट और वीडियो सबूतों के सार्वजनिक होने के बाद ये मामला और जटिल बन चुका है। जस्टिस वर्मा को निर्देश दिया गया है कि वे अपने फ़ोन या डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ताकि जांच पारदर्शी तरीके से हो सके। अब ये कितना आदेश का पालन किया जाएगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारी और जानकारियां सामने आएंगी। अब मैं आपको दूसरी खबर पे लिए चलता हूं। ग्रोक ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। किसी भी हाल में ग्रोक को रोको, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी ने अपने लोगों को चेतावनी दी है। एआई चैटबॉट
ग्रोक जब से भारत में आया है तब से लगातार बीजेपी, आरएसएस और मोदी के झूठ की धज्जियां उड़ा रहा है। सावरकर से लेकर अमित शाह की सारी पोल पट्टी सेकेंडों में खोल रख दिया। इससे मोदी जी इतने डर गए हैं कि अब उनकी सरकार ग्रोक को किसी भी कीमत पर कंट्रोल करना चाहती है, वरना देश के लोग इन पाखंडियों पर आने वाले भविष्य में थूकने लगेंगे। मोदी का आईटी मंत्रालय एलन मस्क और एक्स से संपर्क कर भारत में इसे अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश में लग गया है। अब ग्रोक निष्पक्षता से काम कर पाएगा या नहीं, ये तो आगे का भविष्य ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार को ग्रोक से डर नहीं लगता। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो मोदी सरकार को ही क्यों इससे डर लग रहा है? इसकी बहुत बड़ी वजह है। ग्रोक ने फैक्ट ही तो बताए हैं। अगर बीजेपी आरएसएस का सच इतना काला है तो इसमें किसी की क्या गलती हो सकती है भाई? ग्रोक ने एक एक करके ऐसी ऐसी सच्चाइयां बताई और यही कारण है, इसी सच्चाई की वजह से बीजेपी, आरएसएस और उनके जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनकी जो है लगी पड़ी है। चाहे सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मोदी, सोशल मीडिया पर मोदी के ज़्यादातर फॉलोअर फेक हैं, मोदी ने 15 लाख रुपए का जुमला बोला, सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और पेंशन लिया, आज़ादी में आरएसएस का दूर दूर तक कोई योगदान नहीं, आरएसएस ने हमेशा भारतीय तिरंगे का अपमान किया, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ सकते हैं, मोदी की डिग्री फर्जी है। सबसे विजनरी और सफल प्रधानमंत्री नेहरू थे। नेहरू ने अपनी संपत्ति का 98% दान दे दिया। मोदी वार रूम रुकवाने की बात फर्जी है, वगैरह वगैरह। ये सारे जब खबरें सार्वजनिक होती हैं ग्रोक के द्वारा, ग्रोक के आने के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल और उनके जो अंधभक्त हैं उन्होंने हाहाकार मचा हुआ है। ये हर मिनट जलील हो रहे हैं क्योंकि हर मिनट में कोई ना कोई सवाल पूछे ले रहा है। इन्होंने अभी तक जिस इतिहास को ढक कर रखा था वो इतिहास बेनकाब हो चुका है। इन्होंने सोचा कि गोदी मीडिया को मैनेज कर लिया तो अब सब कुछ ओके हो गया, लेकिन अंधभक्तों और अंधभक्तों के पापा कितना भी कोशिश कर लो, अपना कलंकित इतिहास तो कभी नहीं बदल सकते। ग्रोक को धमकाने से सच नहीं छिपेगा। तुम्हारा इतिहास आज नहीं तो कल देश का बच्चा बच्चा जान ही जाएगा। खैर, अब हम चलते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर। दिल्ली में बीजेपी के साथ बड़ा धोखा हो गया। बीजेपी को लगता था कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब पता चला कि असल में तो ब्यूरोक्रेसी इनका इस्तेमाल कर रही थी। पिछले 2-4 दिनों की अगर इन घटनाओं को देखा जाए तो जो इनका 10 सालों का कुकर्म भरा इतिहास वो प्रमाणित हो गया है और इस पे तड़का लगा दिया है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव से कहा कि दिल्ली के अधिकारी दिल्ली के जनप्रतिनिधियों के फ़ोन तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली मीडिया के सामने। हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब जो है जिस जिन्न को इन्होंने
10 साल पाल पोस के बड़ा किया था, वो जिन अब इन्हीं लोगों को निगलने में तुला हुआ है। हालात यहाँ तक पहुँचने में ब्यूरोक्रेसी का खेल अगर आपको देखना है तो मैं आगे बताता हूँ। यानी जो अधिकारी कल तक इन्हीं बीजेपी के नेताओं के एक फ़ोन पर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों की अनदेखी कर दिया करते थे, वो आज उन्हीं के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों की तो बात है जब आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज अपने पीडब्ल्यूडी सचिव से नालों की डिसिल्टिंग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने को कह रहे थे और सचिव महोदय कह रहे थे कि उनके पास समय नहीं है। किसी भी राज्य में यह असंभव है कि विभागीय सचिव अपने मंत्री के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन पर जाने से मना कर दे, पर दिल्ली में ये हुआ है और ये सब बीजेपी के इशारे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा होने दिया गया, क्योंकि इसकी आधारशिला 2015 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखी थी, जब सर्विस विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया गया था। बेसिकली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का फायदा ब्यूरोक्रेसी ने बखूबी उठाया है। कई साल पहले एक अधिकारी ने बातों ही बातों में कहा था कि 2014 उनके लिए सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था किसी को कुछ जवाब नहीं देना होता था। बिना जवाबदेही के काम करना किसे अच्छा नहीं लगता भाई, पर जवाबदेही ना होना ये निरंकुशता कहलाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब 2023 में सर्विस विभाग को वापस चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन रखने का आदेश दिया था, तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का हवाला दिया था। चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही ब्यूरोक्रेट्स की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार है। लेकिन इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तार-तार करने का काम किया, सिर्फ अपने ओछे राजनीतिक स्वार्थ के लिए। यही नहीं, कहते हैं दिल्ली के कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने ही केंद्रीय गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारने के लिए अध्यादेश लाने के लिए मनाया था। जाहिर है ये कदम उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उठाए थे, ना कि दिल्ली बीजेपी के नेताओं के लिए। तो ठीक है भाई, जो बोया है अब वही तो काटोगे। और सुना है कि इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2023 के सर्विस कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी वापस ले ली है। अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। पर हो सके तो अटल जी की ये बात याद रखिएगा, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पर देश रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बीजेपी को सोचना चाहिए कि उसने खुद को ही निरंकुश ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया है। यानी कि बीजेपी को ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि उसने खुद को नहीं निरंकुश ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया है पिछले इन 10 सालों में, और इससे लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है और देश भी कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया गया है। इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। दरअसल क्या है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसका एक ही काम था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करना और एफआईआर करना और उन्हें जेल भेजना। अब जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता पक्ष बन चुकी है, तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करना, एफआईआर करवाना, उन्हें जेल भेजने के यदा कदा कुत्सित प्रयास करते रहना, राजनीतिक प्रयास करते रहना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये महसूस नहीं कर पा रही है कि दिल्ली में अब पूरी तरह से उनकी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी।
लिहाजा सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और एफआईआर, वो भी 2019 की शिकायत के आधार पर। लेकिन बीजेपी का काम अब सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करके उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगाकर जेल भेजने से नहीं चलने वाला है। कुछ ढंग का काम भी अब उन्हें करना होगा। अब सत्येंद्र जैन या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को जेल भेजने से दिल्ली वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर नहीं होने वाली है। यह बात बीजेपी की समझ में अभी तक नहीं आई है। रोकना, टोकना, मुकदमे करना, नियम कानून बदलना तो बीजेपी 2015 से कर ही रही थी। अब अपेक्षा कुछ नया करने की थी। कोई नहीं भूला है अब तक। अगर ये सोचते हो कि कोई भूल गया है, कोई नहीं भूला कि जब 2015 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केजरीवाल सरकार से सर्विस विभाग छीना था, तो उसके पीछे प्रमुख मकसद एंटी करप्शन ब्रांच पर एलजी साहब का सीधा कंट्रोल स्थापित करना था। तो अगर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस ताजा मुकदमे का असली मकसद करप्शन है, तो बताएं कि 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार यानी एलजी साहब की एंटी करप्शन ब्रांच ने करप्शन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां करी और क्या क्या कार्रवाइयों के बाद उजागर किया। पर शायद ईडी और सीबीआई की बैटिंग के बाद अब एंटी करप्शन ब्रांच भी मैदान में उतार दी गई है और इसीलिए एंटी करप्शन ब्रांच को 2019 की एक कंप्लेन पर मुस्तैदी से कार्रवाई करने का मौका मिला है। कोई पूछे इनसे कि जब सीसीटीवी मामले में 2019 में शिकायत हुई थी तो आखिर एंटी करप्शन ब्रांच को एफआईआर दर्ज करने में लगभग 5 साल क्यों लग गए भाई? पिछले 3 सालों में आम आदमी पार्टी के 4 जो शीर्ष नेता हैं उन्हें जेल भेजा गया। तब शायद बीजेपी यही कर सकती थी, पर अब तो जनता ने बीजेपी को दिल्ली में काम करने का मैंडेट दिया है। क्या बीजेपी दिल्ली वालों को यही कहना चाहती है कि जो काम वो विपक्ष में रहकर करते रहे हैं वही सत्ता में आने के बाद भी करेंगे? तो मुद्दा यह है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का पहला बजट अगले हफ्ते पेश होगा और चुनाव के दौरान जनता से किए बड़े बड़े वादे निभाने का कोई रोड मैप अभी तक इन्होंने नहीं बनाया है। लिहाजा अपनी उपलब्धि के नाम पर बीजेपी जनता से सिर्फ यह कहना चाहेगी कि देखो, सत्येंद्र जैन को हमने फिर से गिरफ्तार कर लिया, सब खुश हो जाओ। इसी को दिल्ली का विकास मान लो। आखिर यही तो कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब जब बजट की बात जिक्र किया है तो मैं बजट को थोड़ा सा और विस्तृत बता देता हूं। दिल्ली में नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अगले हफ्ते अपना बजट पेश करने वाली है। बीजेपी पहले से कह रही है कि खजाना खाली है। ऐसे में हो सकता है ये महाराष्ट्र की जो डबल इंजन सरकार है उसको अपना रोल मॉडल बनाए और महाराष्ट्र मॉडल के तहत बीजेपी की डबल इंजन सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और परिवहन कर्मचारियों को टोपी पहनाने का काम करेगी। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने इस साल अनुसूचित जातियों के लिए 42% और जनजातियों के लिए 40% बजट घटा दिया है। जनता को लगा कि सरकार पिछड़ी जातियों का कल्याण कर रही है, पर यही कहानी में ये ट्विस्ट है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बजट में से पैसे निकालकर महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये देने का काम करने वाली है। वैसे वादा तो 2100 रुपये का था, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को पैसे दिखाए, लेकिन
पैसा दिया महिलाओं को। यह है ना अच्छी स्ट्रेटजी। यही नहीं, महाराष्ट्र के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के 2214 करोड़ सैलरी और रोजमर्रा के खर्चों में इस्तेमाल कर दिए। यानी कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ ग्रेजुटी काटकर उस पैसे को बजाय संबंधित खाते में जमा कराने के उसका इस्तेमाल बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे खर्चों में कर डाला। धोखे से ऐसे नए नए तरीके तो भाई डबल इंजन सरकार ही ढूंढ सकती है। देखना यह है कि जब अगले हफ्ते दिल्ली में बीजेपी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बजट लाएगी तो क्या वो भी महाराष्ट्र की तरह इसकी टोपी उसका सिर करेगी। वैसे दिल्ली में तो औरंगजेब की कब्र भी नहीं है कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मैं आप सब लोगों को इन्हीं खबरों के साथ छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब अंत तक देख चुके होंगे तो मेरे इस केजरीवाल जिंदाबाद नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे आने के लिए सब कर दे, सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, मौलिया। ये भी लिया बेटा। जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसके जो साथ में ड्रेन है जिसको साफ करने का काम पीडब्ल्यूडी का है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री 10% कमीशन मांग रहा है, अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहा है और सस्पेंशन की धमकी से उन पर कमीशन के लिए दबाव बना रहा है।